हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अभी हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज पढ़ने के बीच में ही आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊं साथ में। अगर मैं एवरेज खत्म करके रीजनिंग पढ़ाता तो अभी एवरेज बहुत लंबा चैप्टर है और आजकल काफ़ी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने सोचा इस बीच रीजनिंग भी शुरू की जाए और रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लिए जाए। जैसे मेरी नज़र में जो समझ में आया वो मैंने कैलेंडर उठाया है। कैलेंडर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है। पहले तो इधर 3-4 साल से आ रहे हैं, उससे पहले उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन इधर बहुत हाईलाइट कर दिया गया कैलेंडर को। लेकिन कैलेंडर के क्वेश्चन जो पहले आते थे 2015 के पहले और जो अब आ रहे हैं, इसके पैटर्न में काफ़ी चेंज कर दिया गया है। पहले जो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते थे, सीधा सीधा पूछ देता था कि इस साल में इस तारीख को ये दिन है तो इस साल में इस तारीख को क्या दिन आएगा, इस तरीके का समथिंग आता था। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आपके थोड़े से टिपिकल दो लॉजिक को एक में मिक्सचर करके आपको दे रहा है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो सारे हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। और आराम से इस चीज़ को देखिएगा, धीरे धीरे हम लोग हज़ारों, सैकड़ों और करोड़ों साल तक के दिन निकाल सकते हैं कि बैठ के 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड के अंदर। बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं यूज़ होगी, ना ही कोई कोड यूज़ होगा, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं होने वाला। यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग पढ़ेंगे और उसी में देखेंगे कि कैलेंडर क्या है। और वो कॉन्सेप्ट है, आप भी जानते हो, 7 डेज़ का। 7 डेज़ का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई कोड यूज़ नहीं होने वाला, जैसे 144 और इस तरह के आप कोड यूज़ करते हो 144 करके। कोड यूज़ नहीं होने वाला, बिना कोड के हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे। एवरेज तो हम पढ़ ही रहते हैं आराम से, लेकिन उससे आराम से ये इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कैलेंडर में थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है तो आप गड़बड़ हो जाते हो। दिक्कत क्या आती है कि या तो आप जो आंसर आता है उससे एक दिन पहले का आंसर निकाल लेते हो, या जो आंसर है उसके एक दिन बाद का आंसर निकाल लेते हो, जो कि ऑप्शन इसी हिसाब से देता भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आंसर एग्जैक्टली संडे है तो ऑप्शन ज़रूर सैटरडे और मंडे देगा। वो जानता है कि एक अगर स्लिप हुआ तो आगे और पीछे जा सकते हो। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कैलेंडर है। कैलेंडर की हेडिंग लगा लें और आज पहला क्लास है कैलेंडर का, रीजनिंग का। जैसे क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर क्या है, कैसे चलता है, क्या है। जैसे कैलेंडर में आपने देखा होगा कि 2 चीज़ें आती हैं, 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर आता है और दूसरा आता है लीप ईयर। और इसको आप बोलते हो साधारण वर्ष, और इसको बोलते हो अधिवर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है अधिवर्ष, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। दोनों का मतलब आप अच्छे से जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं समझते मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आराम से लेके चलेंगे, इसलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ता हुआ चलूँगा। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब आप ये कहते हो कि इसमें जो दिन होते हैं डे, वो 365 दिन के होते हैं, और इसमें जो डे होते हैं ये 366 दिन के होते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है, जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, एक ज़्यादा दिन का होता है। और आपको अच्छे से पता है कि इनके और इनके दिनों में फ़र्क क्या है। जैसे अगर पूछो कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो आप बोलोगे कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक बात का फ़र्क है कि इसमें फरवरी जो थी वो 28 दिन की थी और इसमें जो है 29 दिनों की हो जाएगी। इतना ही फ़र्क है। जो 28 दिन था यहाँ पे एक ज़्यादा दिन हो जाएगा, 29 दिन हो जाएगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप भी जानते हो कि कोई भी साल अपने आप में 365 दिन का होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट 365 दिनों का नहीं होता। इसका जो दिन होता है 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट समथिंग के आसपास होता है, समथिंग सेकेंड के आसपास, इस तरह का होता है। ठीक है, कह सकते हैं सीधा सीधा राउंड फिगर मिले तो 365 दिन और 6 घंटे के आसपास होता है।
ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे हैं हर साल, जैसे अगर मैं पूछूं कि एक साल में 365 दिन ही तो हम काउंट करते हैं, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल ये 365 दिन काउंट करते हैं। मैं पूछूं कि वो 4 घंटे कहाँ गए, सॉरी 6 घंटे कहाँ गए, तो आप बोलोगे 6 घंटे, हाँ यार 6 घंटे जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं, इस साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा निकलेंगे, अगले साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा निकलेंगे, उसके अगले साल भी 6 घंटे एक्स्ट्रा निकलेंगे, और चौथे साल भी आपके 6 घंटे एक्स्ट्रा निकलेंगे। ये 6 घंटे करके आप देखोगे 4 साल में ये क्या होता है, 24 घंटे पूरे बना देता है। और 24 घंटे बनाने का मतलब होता है कि एक दिन बना देता है, और वही एक दिन 6 घंटे करके एक दिन जो बना देता है, हम 4 साल के बाद एक दिन जोड़ देते हैं अपने सालों में। 365 दिन का ना रख के हम उसको 366 दिन का रख देते हैं, ताकि बात मेंटेन हो जाए। फिर शुरुआत वहीं से हो जाती है 6 घंटे, और अगले 4 साल के बाद फिर 29 फरवरी कर देते हैं 28 फरवरी की जगह। इस वजह से इसको लीप ईयर कहा जाता है, ठीक है। बाकी कुछ कोई भी महीने का फर्क नहीं है, ना जनवरी में फर्क है, ना मार्च में है, ना अप्रैल में है, ना ही दिसंबर तक, कुछ भी फर्क नहीं है। सारी चीज़ें नॉर्मल ईयर की तरह ही चलती हैं। बस जो फर्क होता है वो आपके फरवरी में आता है, वो भी 29 एक दिन बढ़ जाता है, बस यही फ़र्क है। अगर कोई आपसे पूछे कि यार लीप ईयर और नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर में फ़र्क क्या है, तो आप एक बात बड़े आसानी से कहना, कुछ नहीं, इसमें 28 की आती है और इसमें 29 की आती है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बाकी ऐसा कुछ फ़र्क है नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे भी, ठीक। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि सर ये 365 ये 366 तक तो बात ठीक थी, लेकिन अगर एग्जामिनेशन कभी ऐसा सवाल पूछ दे, कोई एक साल पूछ के कि सर ये साल क्या लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1966 क्या ये लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, तो आपको बात अच्छे से पता है कि हर 4 साल के बाद जो भी शुरुआत हुई होगी, जब कैलेंडर बना था तभी से तो शुरुआत हुई होगी, उसके बाद ही तो पहले दिन पहले साल से तो ऐसा हुआ होगा ना कि 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा हुए होंगे। तो हर चौथे साल पहले साल से स्टार्ट हो गया होगा, पहले साल से स्टार्ट शुरू हुआ होगा, और 4 साल बाद लीप ईयर आ गया होगा, 8वां साल भी लीप ईयर आ गया होगा। इस तरीके से हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ गया होगा। तो आप कहोगे कुछ नहीं, इसको चेक करो कि ये क्या 4 से कट रही है कि नहीं ये संख्या। अगर ये संख्या 4 से कट रही है, अगर ये 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या लीप ईयर हो जाएगी। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या लीप ईयर नहीं होगी। समझ चुके होगे क्यों 4 ही से काट रहा हूँ, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक्स्ट्रा घंटे एक दिन बना देते हैं, इसी वजह से मैं 4 से काट रहा हूँ। तो आप इसको 4 से डिवाइड करते हो कि यार संख्या 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है या नहीं। इसको 4 से डिवाइड करते हो तो आप कैसे करते हो कि 4 तिहाई 4 चौके 16, 3 36 बनाया, 4 9 36 और 6 बचा, 6 4 से नहीं कट रहा है, तो आप कहोगे ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, और संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है तो संख्या ये जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा। अब एक पॉइंट वाली बात ये भी है कि आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि कभी भी किसी संख्या को 4 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करो, लास्ट के 2 संख्या को आप 4 से काट के देख लो। अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से कट रही है, लास्ट के 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 4 हैं, तो पूरे नंबर 4 से डिवाइड होंगे। अगर वो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं करते तो संख्या 4 से डिवाइड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल 1 8 9 6, मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 4 से डिवाइड करेगी, तो आप बोलोगे पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड कर जाती है तो पूरी संख्या ऑटोमेटिक ऐसे ही कर जाएगी। जैसे आपने देखा ये संख्या लास्ट की 2 संख्या 4 से डिवाइड कर रही थी, 4 दूना 8 4 चौके 16। अगर इस संख्या को पूरी संख्या को भी आप 4 से काटोगे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो करके देख सकते हो। पूरी संख्या को 4 से काट के देख लो, ये संख्या कटेगी ही कटेगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये कहा कि ये जो संख्या मैंने लिखा था, इस संख्या को पूरी तरीके से 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं थी। आप लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते थे कि ये संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं। जैसे मैंने 66 को 4 से डिवाइड जब किया तो 66 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो मैंने कहा ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं करती। 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने पहले लिख दे रहा हूँ। जैसे 2009
1998। ये दोनों संख्या क्या ये एक और लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या पूछू क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है, तो आप कहोगे लास्ट के दो संख्या उठाओ, अगर 4 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी तरीके से कटेगी और कटेगी तो ये लीप ईयर होगा। लेकिन आप देखोगे कि 9 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी और संख्या 4 से नहीं कटेगी तो ये लीप ईयर नहीं होगा। यानी 2009 हमारा लीप ईयर नहीं, हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा। इसी तरीके से 98 को आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये भी आपका लीप ईयर नहीं होगा। और लास्ट वाला आपने देखा 1992, इसके लास्ट का 2 अंक आपने 4 से डिवाइड किया और पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये आपका लीप ईयर है। सेंचुरी के बारे में, शताब्दी के बारे में ये कहा जाता है कि लास्ट में 2 जीरो हो तो शताब्दी कहलाती है और उसका 400 से डिवाइड करने को बोला जाता है, ऐसा बुक में भी कहा जाता है। लेकिन आजकल जो एग्जामिनर है उसके पैटर्न को बड़ा अच्छी तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे लास्ट ईयर में मैंने पीसीएस में क्वेश्चंस देखा था, बहुत लाजवाब सवाल था, और हरियाणा के एक एग्जाम में मैंने वो सवाल देखा, वो भी आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे वो सवाल किस तरीके से रहेगा, आप बात को समझो। जैसे सवाल ये दे देगा 1966, मैं 4 ऑप्शन आपके सामने ऐसे ही रख दे रहा हूं, 2014, 1900, 2003। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे, 1966, 2014, 1900, 2003। जैसा कि आपने बुक में जो पढ़ा है, पहली चीज़ ये पढ़ा जो अभी मैंने बताया कि किसी भी साल को 4 से डिवाइड करो, लास्ट के 2 अंक को या पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करो, अगर वो कट जाती है तो पूरी संख्या वो लीप ईयर हो जाएगी, अगर नहीं कटती तो लीप ईयर नहीं होगी। आगे बुक में आपके सामने ये भी है कि अगर संख्या सेंचुरी हो, सेंचुरी का मतलब सीधा सा अगर कोई पूछे तो साफ बोल देना, सेंचुरी का मतलब नथिंग, बस ये है कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए। लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो सेंचुरी है, अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो वो सेंचुरी नहीं है। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंचुरी, तो आप बोलोगे ये तो सेंचुरी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, ये भी सेंचुरी नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में भी 2 जीरो नहीं है, ये भी सेंचुरी नहीं है। देखो लास्ट में 2 जीरो मैंने बोला, ये नहीं बोला कि 2 जीरो। आप ऐसा ना बोल देना कि 2 जीरो तो है यहाँ पे, ये सेंचुरी हो गई ना। मैंने बोला कि लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए और इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, इसके लास्ट में 2 जीरो है, यानी कि ये सेंचुरी है। खैर, मैं क्या बात बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि सवाल अगर ऐसा कभी आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जो लीप ईयर है, तो बुक के हिसाब से या फिर बहुत से लोग बताते भी हैं, मैं खुद बताता था इससे पहले, लेकिन और वो बात गलत नहीं है क्योंकि अभी तक जो भी 2015 तक एग्जाम में जो भी सवाल आए थे उस पैटर्न पे चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद, 2017-18 के बाद मैंने देखा है कि पैटर्न को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है और वो चीज़ उल्टा करके मानी जा रही है अब। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के जो मैं बताऊंगा कि ये पहले आंसर ये नहीं माना जा रहा था लेकिन अब ये माना जा रहा है, मॉडिफाई कर देते हैं अपने लॉजिक को लेके। रीजनिंग में ये चीज़ होती है, मैथ्स में नहीं होती। खैर, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो आप कहोगे कुछ नहीं, अगर सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब लास्ट में 2 जीरो होंगे और लास्ट में 2 जीरो होने का मतलब आप कहोगे ये सेंचुरी है और सेंचुरी होने की वजह से इसको 400 से भाग देंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या 400 से कट जाती है तो ये लीप ईयर होगा, अगर 400 से नहीं कटती ये लीप ईयर नहीं होगा। जैसा हमने देखा पहले, इसको भी 4 से डिवाइड किया तो ये संख्या नहीं कटी, इसका मतलब ये लीप ईयर तो नहीं। इसको भी मैंने काटा, ये भी संख्या नहीं कटी तो मैंने कहा ये भी लीप ईयर नहीं, और इसको भी डिवाइड किया, ये भी नहीं कटा तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं। जब मैंने इसको भी 400 से डिवाइड किया और ये भी नहीं कटा तो फिर मैंने कहा इसमें तो लीप ईयर है ही नहीं। इस तरीके के सवाल आजकल आ रहे हैं और सवाल ऐसे भी आ रहे हैं, कोई 2 महीने बताओ, ऑप्शन दे देगा, कोई 2 ऐसे महीने बताओ जिनके पहले दिन का, जिनकी पहली तारीख दोनों की सेम हो, जिनकी 5वीं तारीख दोनों की सेम हो, जिनके दोनों महीने सेम हो। इस तरीके के सवाल आजकल आ रहे हैं, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो वो सारे सवाल देखेंगे। अभी बेसिक तरीके से हम लोग जाते हैं, बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी हमको ज़रूरत है, हमको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है
आप पहले वो सीख लें, फिर ये चीज़ें तो सीखते रहेंगे। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अगर आपने कैलेंडर देख लिया पूरी तरीके से, तो इस बात का तो दावा है कि आपके कैलेंडर का कोई क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं। ये तो रही बात, बहुत छोटी बात हो जाएगी ये। आप कहीं का भी हज़ारों लाखों साल पहले का, हज़ारों लाखों साल बाद तक का, या किसी की डेट ऑफ बर्थ देख के आप उसका डे बता सकते हो बड़ी आसानी से 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे तो विदाउट यूजिंग एनी पेन और कॉपी हो जाएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के कोई सवाल तो छूटेंगे ही नहीं। अगर जो मैं नहीं भी पढ़ाऊँगा, आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के, अपना थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के भी उस सवाल को कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल पे आ जाते हैं। मैं दिखा रहा था कि आजकल पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, कैलेंडर की शुरुआत अब हम यहाँ से करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट की बातें अब करेंगे हम लोग कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 7 डेज क्या है, ऑड डेज क्या है, विषम दिन क्या है, ये सारी बातें अब देखेंगे। लेकिन एक बात दिमाग में है, जो दिमाग में आपके बैठी हुई है, जो आपने कोड याद कर रखा है, अच्छी बात है, बिना कोड के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कोड में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको कोड में ही, आपके क्वेश्चन में ही आपको फंसा सकता हूँ। और लेकिन आप इस तरीके से आप करोगे जिस हिसाब से मैं अब बताने जा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई नहीं फंसा सकता। लेकिन कोड भी बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं कहूँगा उसको, लेकिन आपको बेसिक्स आना ज़रूरी है। कोड भी कुछ यहीं से बनता है, आप खुद अपना कोड बना लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी उसमें। सवाल देखते हैं किस हिसाब से मैं शुरुआत करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बताया, जो स्टार्ट किया था मैंने, कि अगर आज के दिन से अगर मैं शुरुआत करूँ, शुरुआत मेरा आज के दिन से हो, और आज का दिन मंगलवार है, ट्यूसडे। बहुत छोटी बातें लेके चलेंगे और इसको बड़े बड़े क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा यार ये क्या बता रहा हूँ, लेकिन देखना यही छोटी बात आप कितना आसान कर देगी बड़े बड़े क्वेश्चंस को करने में। जैसे आज का दिन मैं ये बता रहा था कि आज का दिन अगर मंगलवार है तो कल का दिन कौन सा होगा। कल का यानी कि एक दिन आगे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल मतलब एक दिन आगे की बात कर रहा हूँ। तो आप सीधी सी बात कहोगे, अगर आज मंगलवार है तो कल ज़रूर बुधवार होगा, वेडनेसडे। ठीक, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर से यही सवाल पूछूं, फिर से आपसे यही सवाल पूछूं कि आज का दिन मंगलवार है, लेकिन आपसे कल की बात ना पूछ के आपसे ये कहूं 8 दिन बाद का दिन बताओ, 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे यार 7 दिन बाद अगर दिन रिपीट करता है, 7 दिन बाद, ये बात तो पता होगी ना आपको कि हर 7वें दिन वही दिन आ जाता है दोबारा। अगर 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है, या तो एक काम कर सकते हो आप पहले मैं आपको प्रैक्टिकली ये बात बता दे रहा हूँ कि अगर आज का दिन मंगलवार है, अगर आज का दिन मंगलवार है तो आपसे पूछा है कि 8 दिन बाद का दिन, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऐड करके देख सकते हो। या फिर आप सीधे से लॉजिक से ये बात बता सकते हो कि यार 8 दिन गिनने की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं इस चीज़ को ऐसे कह सकता हूँ, यार मंगल से 8 दिन बाद मुझे जाना है, और 8 दिन जाने का मतलब 7 दिन तो कोई मतलब ही नहीं है जब वही दिन आ जाना है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 7 दिन तक जब मैं काउंट करूँगा तो क्या इसी दिन पे नहीं आऊँगा, तो आप बोलोगे हाँ। फिर 8वां दिन क्या है, तो आप कहोगे कि एक दिन और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर हो जाएगा बुधवार। फिर से वही सवाल पूछूं कि अगर आज का दिन मंगलवार है और आपसे सवाल ये पूछ बैठूं कि आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप फिर से वही चीज़ कहोगे, थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में आने लगा होगा कि यार अगर मंगलवार है और 15 दिन की बात पूछा है, या तो मैं इस चीज़ को बैठ के काउंट करूं, या फिर यहाँ से ये कहूँ कि 7 दिन बाद मंगलवार होगा और अगले भी 7 दिन बाद फिर मंगलवार होगा। यानी कि 14 दिन तो मेरा 2 राउंड करने में पूरा हो जाएगा, जो कि दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 15वां दिन होगा, इससे एक दिन बाद का दिन होगा, यानी कि मंगलवार से होगा आपका फिर से बुधवार। और इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे आगे मैं और क्या कहने वाला हूं।
22वां दिन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 7 दिन वही, 14 दिन वही, 21 दिन वही, तो 22वां दिन यानी कि एक दिन बाद का दिन बुधवार। ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ अगर मैं ये चीज हटा दूं, यहां से हटा दूं और एक बंदा अब वीडियो देखना शुरू करे, तो वो कहेगा यार ये क्या मजाक बना रखा है, मंगलवार बुधवार, मंगलवार बुधवार, हर चीज को कई कई बार लिख दी गई है। लेकिन ये बात आपको पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वाले केस में मैं 1 दिन आगे बढ़ा हूँ, दूसरे वाले केस में 8 दिन बढ़ा हूँ, तीसरे वाले केस में 15 दिन बढ़ा हूँ और चौथे वाले केस में मैं 22 दिन बढ़ा हूँ। ये बात आपको पता है। लेकिन साथ साथ एक बात दिमाग में ये भी चलने लगी, यार जब सारी चीज का रिजल्ट, जब सारी चीजें बराबर वही आ रही हैं, तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा, 15 दिन जा रहा है, एक काम क्यों नहीं करता कि हर चीज में वही आंसर आ रहा है। तो कोई भी दिन हो, बात को बड़े ध्यान से समझना, कोई भी दिन हो उसमें से 7 हटा क्यों नहीं देता। अगर 7 हटा दूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक छोटी सी बात, आज का दिन अगर लिख दूं, आज का दिन मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है, आज का दिन मंगलवार है, तो आपसे एक बहुत बेसिक बात जो कि अभी तुरंत आप आंसर दोगे, और ये आपके यूपी टेट के एंट्रेंस एग्जाम में लास्ट ईयर में आया भी था सवाल कि अगर आज का दिन मंगलवार है तो आपसे ये सवाल पूछा था 63 दिन बाद का दिन बताएं, ठीक है। यूपी टेट में, यूपी बीएड में आया था, यूपी बीएड के एग्जामिनेशन में आया था लास्ट ईयर। तो सवाल ये था, आज का दिन अगर मंगलवार है तो आज से 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो एक चीज है, अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता या इस तरह का लॉजिक आप नहीं लगा पा रहे हो, तो आप एक गलती कर बैठोगे कि 63 दिन बैठ के काउंट करने लगो, ठीक है। या तो पहले का पूछे, ये बात का उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 63 दिन बाद का पूछा है, पहले आपको एक बेसिक बातें यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक बात। जैसे अगर कहूँ आज का दिन अगर संडे, आज का दिन अगर संडे है, तो आपसे बस ये छोटी सी बात पूछूं कि 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे कि 7 पहले हटाओ, इसमें से 7 हटाया तो कितना बचा, 10। अभी भी ये संख्या 7 से बड़ी है, फिर से 7 हटाओ, कितना बचा, 3। यानी कि 3 दिन बाद जो दिन होगा वही दिन होगा। और ये बार बार हटाने का मतलब क्या है, कोई भी चीज मैं बार बार हटा दे रहा हूँ, इसका मतलब वहां से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि शेषफल ले रहा हूँ, शेषफल को फिर उसी से हटा रहा हूँ, फिर उसी से हटा रहा हूँ। सीधा सा मतलब ये है कि मैं इस चीज को ये भी कह सकता था कि 17 को डिवाइड कर दो 7 से। 7 से जब आपने डिवाइड किया तो 7 दूना 14, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। कितना बचा, 3। यानी कि 2 बार तो रिपीट कर गया, उसको छोड़ दो, उससे क्या मतलब है। सवाल ये थोड़ी पूछा है कि कितनी बार रिपीट किया है। बस ये बात समझ में आ रही है कि 3 दिन आगे अगर मैं उस दिन से चला जाऊं तो बात बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से ये सवाल, कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा इस चीज का। उसी तरीके से ये सवाल भी है कि 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको 63 दिन बाद अगर दिन पूछा है तो 63 को 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितना शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा उतने ही दिन आगे चला जाऊंगा। इतनी बात तो क्लियर है। दूसरी बात, अगर शेषफल बचेगा ही नहीं तो दिन वही हो जाएगा, यानी उसी रिपीट दिन पे जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा, ठीक। देखो 7 से जब आप इसको काटोगे तो 9 टाइम में आपका पूरी तरीके से कट रहा है, और पूरी तरीके से कट रहा है इसका मतलब शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, और शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो सेम डे हो जाएगा। सेम डे हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कोई दिन आगे ना बढ़ेगा और ना ही पीछे होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर 63 की जगह इसको 163 कर दिया होता तो आप कहते हैं हाँ अब सवाल को करने में थोड़ी सी मजा आएगी। जैसे इसी सवाल को 163 किया होता
तो आप कहते 163 को फिर से लगाओ 7 से डिवाइड। 7 से जब डिवाइड करोगे आप तो 7 दूना 14 बचा 2 और ये हुआ 3। ठीक, 7 तरीके, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका मतलब कितनी टाइम जा रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। 7 तरीके 21, शेषफल कितना बचा 2। अब शेषफल 2 बचने का मतलब ये है कि ये संख्या आपकी 23 टाइम रिपीट कर चुकी है। 23 टाइम रिपीट करने के बाद 24वीं टाइम जब रिपीट करने को जा रही थी तो दो आगे जाने के बाद रुक जाएगी। अब 2 आगे जाने के बाद रुकने का सीधा सा मतलब ये है कि जो शेषफल बचे आपका, और 2 शेषफल बच रहा है, यानी इस दिन से सीधा सीधा मैं 2 दिन आगे बढ़ा सकता हूँ, मंगलवार से बुधवार और उसके बाद बृहस्पतिवार। इंग्लिश में कहें तो थर्सडे। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। लेकिन इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि 163 दिन पहले का दिन बताओ, तो आप कहते कुछ नहीं करना, पीछे भी तो 7 दिन पे रिपीट करेगा। अगर आगे 7 दिन पे रिपीट कर रहा है तो आप पीछे भी 7 दिन पे रिपीट तो किया होगा ना। वही अगर पीछे पूछ दे कि 163 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो आप 163 को तब भी 7 से भाग लगाते क्योंकि 7 दिन पर ही रिपीट करेगा और शेषफल फिर भी 2 आता। लेकिन इस केस में जो 2 आता, बात को बड़े ध्यान से समझो, आप पीछे की तरफ जा रहे हो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ही आपका 160वां दिन पे हुआ होगा, ऐसे ही 161, ऐसे ही 162 समथिंग करके हुआ होगा। यानी कि आप पीछे जा रहे हो और 23 बार पीछे जाने के बाद आपके फिर भी 2 दिन बच जा रहे हैं। 2 दिन और आपको पीछे जाना है और 2 दिन और पीछे जाना है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाता वो मंगलवार से बुधवार और बृहस्पतिवार तो आगे वाला हो जाता। लेकिन अगर मंगलवार से 2 दिन पहले आऊं तो मंगलवार से सोमवार यानी कि मंडे, उससे 1 दिन और पहले संडे यानी कि रविवार। तो इसका जो आंसर हो जाता रविवार यानी कि संडे हो जाता। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए 2-4 एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं। पहले जैसे अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस देखे हैं वो ये देखे हैं कि इतने दिन बाद का दिन बताओ, इतने दिन पहले का दिन बताओ। तो आप सीधा कुछ नहीं करते थे, बहुत सिंपली बात करते थे कि यार 7 से डिवाइड करो, शेषफल पाओ, आगे पूछा है तो आगे कर दो और पीछे पूछा है तो माइनस कर दो उसको उस दिन से। इतनी बातें हम लोग देख रहे थे। अगर फिलहाल मैं आपसे पूछूं कि यार इस तरीके से भाग देने में मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे आज का दिन अगर मान ले रहे हैं तो आज का दिन मंगलवार है, आज ही ये वीडियो शूट हो रही है और आज ही आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, अभी एडिट भी इसको करना है। एडिट करने के बाद टाइम हो रहा है शाम का 7 और एडिट करने में अच्छा खासा 2 घंटा 2.5 घंटा लग गया था। उसके बाद आपको मिलेगी, उम्मीद करते हैं 10-11 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाए, कोशिश तो यही रहेगी। ठीक है, अगर आज का दिन मंगलवार है, अगर आपसे एक सीधी सी बात पूछे कि 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 365 दिन लिखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा ये 1 साल की बात मैं पूछ रहा हूँ। क्यों? यही होगा। अगर 365 दिन बाद की बात पूछता हूँ तो आप कहते हो कि कुछ ना करो, 365 को एक काम करो, बाद की बात पूछा है, 7 से भाग लगाओ, जो भी शेषफल आएगा, पहले निकाल लेते हैं, जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को उतना दिन आगे निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। देखो आपका शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा था उससे 1 दिन बाद का दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल ये पूछा होता 365 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन था, तो आप कुछ नहीं कहते, इसी क्वेश्चन को आप कहते अभी भी रिमाइंडर 1 आएगा और 1 दिन अब आगे नहीं जाते, आप 1 दिन पीछे जाते। ये बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे पूछा है 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो आप कहोगे 1 दिन आगे हो जाएगा यानी कि बुधवार, वेडनेसडे। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। लेकिन क्या हमें सवाल बार बार डिवाइड करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, क्यों उस तरीके से बैठ के डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझो आप। जैसे मैंने कहा कि 365 है, 365 है, 7 से डिवाइड करो, पहले दिमाग में 7 से करो, तो आप बोलोगे 7 से 3 तो नहीं जा रहा,
अगर संख्या 36 बना लूँ तो 7 से जा रहा, मैं पूछूं कितनी टाइम जा रहा तो आप बोलोगे 7 5 35। कितनी टाइम जा रहा कोई मतलब नहीं, 7 5 से कोई मतलब नहीं, 35 से मतलब है। 35 बार गया, 35 को दिमाग से निकालो। 35 को आपने दिमाग से निकाला तो यहाँ से बचा कितना, आप बोलोगे 36 था, 35 दिमाग से निकल गया, बचा 1। अगर 1 बचा तो ये बनाया कितना 15। अगर 15 है तो मैंने कहा फिर से 7 से भाग दो, 7 दूना 14, दिमाग से हटाओ, बचा कितना 1, वही तो बच रहा था। अगर इसी तरीके से मैं 366 दिन का करूं तो उसमें 2 दिन आगे निकलेंगे। तो आप कहोगे ये डिवाइडेड बाय 7 करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में आप 7 से लगाने की कोशिश करो। 7 5 35, दिमाग से हटाओ, कितना बचा 1, 16 बनाया। 7 दूना 14, दिमाग से हटाओ, कितना बचा 2। इसी तरीके से करोगे। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, जैसे 1998 का ले रहा हूँ, इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 दूना 14, कितना बचा, 14 को दिमाग से हटाओ, बचा कितना 5। 5 से लगाया 59 बना, ठीक है। 59 कट रहा है ना, नहीं कटता तो अगली संख्या भी ले सकता था। 59 को मैंने कहा 7 से करो, 7 8 56, दिमाग से हटाओ, बचा कितना 3। 3 से फिर लगाया 38 हुआ, 7 5 35, बचा कितना 3। इसका शेषफल कितना आ गया। धीरे धीरे आप स्पीड में करने लग जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे 365 क्यों लिया। 365 दिन में आपने कहा एक दिन आगे बढ़ते हैं, मंगलवार से बुधवार, लेकिन जैसे ही 366 हो जाता है और इसको भाग लगाता हूँ तो शेषफल कितना आता है 2। 2 दिन आगे बढ़ते हैं। ये कभी कभी 1 दिन कभी 2 दिन, मतलब क्या है, कहने का सीधा सा मतलब है जब ऑर्डिनरी ईयर हो, साधारण वर्ष हो, तो आप सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर वही लीप ईयर हो जाए तो आप 2 दिन आगे बढ़ोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी को आप कहते हो कि 1 साल में हम 1 दिन आगे हो जाते हैं और एक नॉर्मल ईयर हो तब, लेकिन अगर यही एक लीप ईयर हो तो 1 साल में 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। या फिर इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिस दिन से हमारा साल शुरू होता है उसी दिन पे जाके खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2013 सोमवार को शुरू हुआ तो आप कहते हो 31 दिसंबर यानी कि आखिरी दिन वो भी सोमवार को ही होगा, लेकिन अगर लीप ईयर है तो अगले दिन पे होता है। इसी वजह से ये जो 1 और 2 आ रहा है ना, इसी वजह से आप ये चीज कहते हो। एग्जामिनेशन में कभी ये सवाल आ जाता है, जैसे अगर एग्जामिनेशन में ये सवाल आ गया, लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 1 जनवरी 2002 को अगर संडे है तो आपसे पूछे 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, तो आप बड़ी आसानी से ये बात बता पाओगे कि 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2003, इसका मतलब सीधा सीधा 1 साल की बात पूछ रहा है। और 1 साल भी वो कौन सा है, तो आप बोलोगे 365 वाला है, क्योंकि इन दोनों में कोई लीप ईयर नहीं है और कोई दोनों में लीप ईयर नहीं है और सीधा सीधा ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिर्फ 1 दिन आगे बढ़ेंगे। और 1 दिन आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया होता, यहाँ पे लिख देता आपका 2004 और यहाँ पे लिख देता 2005 और सवाल को सब कुछ वैसा ही रहने दिया होता, तो आप कहते अभी भी 1 साल का फर्क है, अभी भी 1 साल का फर्क है। लेकिन ये जो साल है ना वो नॉर्मल ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पे 1 दिन नहीं आगे बढ़ता, यहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ता है। और 2 दिन आगे बढ़ने की वजह से आंसर आपका मंडे नहीं होगा, आपका आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। तो यही कहते हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में कभी भी 1 दिन आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा था बस आपको लिंक कराने की कोशिश कर रहा था। इस पे धीरे धीरे इतने अच्छे लेवल तक सवाल करेंगे, आप खुद कहोगे हाँ अब मेरा कैलेंडर पूरी तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को दिमाग में रख के चलो। हाँ, एक बात आपको करनी पड़ेगी, आपने जो भी पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा होगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करिए, उसको दिमाग से थोड़ा सा हटाइए, तभी मेरी बातें समझ में आएंगी। अगर आप उससे रिलेट करेंगे तो फिर बातें गड़बड़ है, क्योंकि सबका अपना अंदाज होता है पढ़ाने का। एक बार उसको थोड़ा सा साइड में रखें, बहुत अच्छा होगा मैटर, लेकिन एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। इस सेशन का नाम बहुत बेसिक रख देते हैं, बेसिक्स ऑफ कैलेंडर रख देते हैं, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन था
और इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में क्या ज़्यादा बताएं, कल से नया कैलेंडर का स्टार्ट होगा, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, उसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में डील करना है, इन सब बातों पे थोड़ा सा चर्चा की जाएगी। और जितने लोग जुड़ चुके हैं, बहुत से लोग तो जुड़ चुके हैं, लेकिन जो बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो पहले मेरे से रीजनिंग ही पढ़े हैं, आप वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इसी तरीके से बने रहिए। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।